हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका इंतजार कर रहे होंगे और इंतजार भी क्यों ना करें। हालांकि पूरा दिन बीत गया और आपको क्लास नहीं मिली, कहीं ना कहीं कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से आपकी क्लास लेट हो गई और आप जो भी काम कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ थोड़ी पढ़ाई के साथ मस्ती भी चल रही होगी। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। थोड़े क्वेश्चंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 4 से 5 मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लगभग 5 ही क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में करने होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर करना होता है। तो उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, क्या है इसकी खासियत, तो लगभग पिछले 3 साल के जो पेपर हुए हैं उनके अंदर से जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस है उनको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और कोर्स कोड आप मैच करें, हिंदी साहित्य विविध विद्याएं BHDLA 138 आपका कोर्स कोड है जिसकी क्लास ही होगी अभी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, पूस की रात। पूस की रात अपने आप में एक जानी मानी कहानी है प्रेमचंद की। पूस होता क्या है, आपने सुना होगा, जो आज हम जनवरी फरवरी याद करते हैं ना, ये महीनों के नाम होते हैं। लेकिन आज से पहले टाइम में जाएं, हमारे मम्मी पापा को जो महीने याद है ना, कभी उनसे पूछना, अगर नहीं पूछे तो आज पूछना, मम्मी या पापा पूस क्या होता है। पहले जो मंथ्स नेम थे वो ऐसे थे, माह, पूस, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव। तो पूस होता है जहाँ बहुत ही सर्दी के टाइम को कहते हैं पूस। तो पूस की रात जो एक कहानी है, इसकी यथार्थवाद शैली, यथार्थवाद होता है दोस्तों सच्चाई कि एक तो होता है झूठ मूठ की तोड़ मरोड़ के बातें बनाना, एक होता है यथार्थवाद रियलिटी। तो पूस की रात एक कहानी है, ये लिखी किसने थी, प्रेमचंद ने लिखी थी। लेकिन पेपर में ये आए या नहीं लेकिन बताता हूँ। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पूस की रात कहानी की यथार्थवादी शैली। ये शैली जो है ना, ये वाला शैली है। कौन सा, ये वाला शैली। ठीक, तो इसे कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहानी का विषय शॉर्ट में समझाता हूँ, कहानी क्या है। ये कहानी पूरी की पूरी किसान जीवन के ऊपर है। किसान, फार्मर, आपको पता है किसानों का जीवन कैसा होता है। आज हम बेहद आगे निकल गए, लेकिन आज भी ना जाने कितनी सारी समस्याओं का सामना वो करते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी इसी के ऊपर है, पूस की रात। तो आइए इसके कुछ पॉइंट जानते हैं। गरीब किसानों का शोषण और त्रासदी। शोषण होता है किसी भी व्यक्ति को दबाया जाए, है ना, उसको लाइक तरह तरह के वो दिए जाए, सताया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, XYZ। प्रकृति की क्रूरता, यहाँ पर नेचर के जो चेंजेस हुए उसके बारे में बताया गया है। किसान पूरी साल मेहनत करता है, ये बात हमें ही पता है, आपको ही पता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया या बारिश ज्यादा हो गई तो क्रॉप्स को या फसलों को नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को कहा है त्रासदी। प्रकृति की क्रूरता, ठीक है। जीवन में आशा और संघर्ष की भावना, जैसे आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, तो पूरी की पूरी कहानी आप ऐसे मान सकते हो, पूस की रात। बात करें कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। हल्कू एक व्यक्ति है जो एक गरीब किसान है। क्या लेता है भाई, वो कर्ज लेता है, जो कर्ज और प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित है। इनने सोचा कर्ज लेकर अपनी फसल कर लूंगा, जो फसल से मुझे पैसे मिलेंगे, जो हमारे लाला होते हैं उसके पैसे भी दे दूंगा और मेरे पे भी कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन होता उल्टा ही, जैसे आप सब सोचते हो पेपर से 10 दिन पहले पढ़ लूंगा और पास हो जाऊंगा, लेकिन कभी कभार उल्टा हो जाता है ना। तो ऐसे ही हल्कू ने सोचा था भाई सब कुछ हो जाएगा। आइए मुन्नी। मुन्नी कौन है, ये हल्कू की वाइफ है जो साहसी और दृढ़ निश्चयी है। जैसे कहते हैं ना, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी लड़की का हाथ होता है। तो यहाँ पर मुन्नी जो है हल्कू की वाइफ है, साहसी है। ऐसा नहीं है कोई आजकल के आप देख रहे हो थोड़ी सी टेंशन में हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, तो उनके साथ डट के खड़ी हुई है ये। बात करूं पॉइंट नंबर 3, जबरा। जबरा है हल्कू का कुत्ता, पैट एनिमल, जो उसका वफादार साथी है। अब जबरा तुम बोलोगे सर इसमें वफादार की क्या बात होगी, हल्कू भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, तो भाई जबरा उसके साथ हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है आज उसे खाना नहीं दिया तो जबरा छोड़ के चला गया मालिक को। ठीक है। महाजन कौन है, महाजन यहाँ पर वो व्यक्ति है जो कर्ज देता है। जैसे आज के टाइम पे नहीं होते लोन ले ये ले, जैसे आप कहते हो भाई कि वो वाले हैं अंकल हैं जो शर्मा अंकल, वो देंगे 2% पे, वर्मा अंकल, हर किसी के रिश्तेदार में कोई ना कोई अमीर होता ही है। तो महाजन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है। नील गाय कौन है, जो हल्कू की फसल बर्बाद कर देती है। नील गाय के बारे में आपने सुना भी होगा और मम्मी पापा बातें भी करते होंगे, गाँव वगैरह में देखी जाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो लगभग 5 कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे। हल्कू, पूरी की पूरी कहानी इनके ऊपर यहाँ पर चलेगी। हल्कू के ऊपर गरीब किसान है, महाजन से कर्ज लेते हैं और बाद में क्या होता है, जैसे ये सोचते हैं अपनी प्लानिंग के अनुसार चीजें नहीं हो पाती, इनके साथ बहुत ही बुरी चीजें, घटनाएं हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, मुन्नी कौन है, इनकी वाइफ है, सास है, दृढ़ निश्चयी है। ऐसा नहीं हल्कू के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई या वो कर्ज नहीं दे पाया तो उसे छोड़ के चली जाए या उसका साथ ना दे। बात करें जबरा, इनका पेट एनिमल है। महाजन वो व्यक्ति होता है जिससे पैसे उधार लिए जाते हैं। नील गाय, इन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया। अब आइए, ये तो है इसके पात्र, मैन कैरेक्टर जो पेपर में आपको लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूस की रात कहानी की यथार्थवादी शैली बतानी है। तो उसमें पहले आप लिखोगे कहानी का विषय क्या था, गरीब किसानों के ऊपर थी, नेचर ने जो प्रकृति की क्रूरता, जीवन की आशा और संघर्ष, पात्र कौन कौन से थे, क्लियर है।
अब बात करें यहाँ से पॉइंट नंबर 2 की, भाषा और शैली। कहानी की भाषा कैसी थी? तुम्हें मैंने 2-3 लाइनों में बताया, हल्कू कौन है, मुन्नी कौन है, जबरा कौन है, महाजन कौन है, इतने आसान आसान वर्ड है, मुझे भी याद हो गए। तो कहानी की भाषा आसान थी, आम जीवन की थी, इसलिए हर किसी को समझ में आराम से आ जाती है। ये देखिए, सरल सरल और सहज। कहानी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है जो पाठकों को जुड़ने में मदद करती है। तुम सबको भी एक बार में क्लियर हो गई होगी कहानी। मुहावरे और कहावतों का प्रयोग कहानी को रोचक, यहाँ पर थोड़े थोड़े मुहावरे भी आपको मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे जब आप पूरी की पूरी कहानी पढ़ोगे पूस की रात, उसमें मिलेंगे। ठीक है, ये तो पूरा निचोड़ है पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, आइए 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। बात करते हैं वर्णनात्मक शैली। इसके जो बारे में बताया गया है, ये लिखी प्रेमचंद जी ने, फेमस राइटर हैं। प्रेमचंद जी की कहानी में प्रकृति, ग्रामीण जीवन और किसानों की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण है। मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया दिया था, पूरी की पूरी जो कहानी है किसान जीवन के ऊपर लिखी गई है, किन किन परेशानियों को उसे सामना करना पड़ता है और कैसे वो इतनी मुश्किलों के बाद भी उसमें एक छोटी सी उम्मीद ढूंढता है जीवन जीने की। ठीक है भाई, जब इसका नाम है जीने की। आ जाइए, सामाजिक अर्थात क्या है भाई, सोसाइटी को इससे क्या वो मिलती है कि गरीब किसानों की बदहाली और शोषण होता है, आज भी होता है। जमींदारों और महाजनों द्वारा किसानों का शोषण होता है। मदर इंडिया मूवी जो है आपने देखी होगी, ऑस्कर अवार्ड में से मिला हुआ है। पूरी की पूरी मूवी भाई इसी चीज के ऊपर है। बस वो अपनी बहन की शादी के लिए एक छोटा सा कर्ज लेते हैं। ठीक है, शायद यहाँ पर स्टोरी गलत हो जाए, पूरा का पूरा वो जो लाला होता है, पढ़े लिखे होते नहीं किसान, बस डबल चक्रवर्ती ब्याज चलाते, कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूरा का पूरा जीवन उसी में चला जाता है ना। आपने देखा भी होगा पूरी स्टोरी में। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जो क्लाइमेट वगैरह जो चेंजेस होते हैं, है ना, बाढ़ आ जाती है, बारिश नहीं पड़ती, सूखा आ जाता है, XYZ काफी चीजें होती है। स्त्री पुरुष संबंधों में असमानता, तो कहानी में कुछ ये पॉइंट्स आपको दिखे। आइए उसके बाद कहानी में सामाजिक मुद्दे। भाई देखो, ये प्रेमचंद जी की जितनी भी स्टोरी मिलेंगी ना, ऐसे नहीं मिलेंगी कि मेरे को जिन का चिराग मिला, मैं बना एक दिन का राजा। इनकी सारी जो कहानी मिलती है, जितनी भी रचनाएं हैं, सोसाइटी से कनेक्टेड मिलती हैं। ऐसे नहीं मिलती कि मेरे को पाया 100 का नोट। किसान जीवन के ऊपर, गरीबी के ऊपर, सामाजिक बुराइयों के ऊपर। ये देखो कहानी गरीबी और भुखमरी के ऊपर है, जातिवाद, सामाजिक भेदभाव, शिक्षा का अभाव, महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति, सारे ही सोसाइटी ओरिएंटेड टॉपिक हमारे प्रेमचंद जी की स्टोरीज में आपको मिलने वाले हैं। कहानी का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ है, इतना तो हुआ है कि तुम सबको भी पता लग गया होगा किसान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, आज किसान ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, है ना। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन बीच के काफी सारे मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, वो पूरी सुविधा उन तक नहीं पहुंचने देते, खुद ही खा जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो गरीब किसानों के प्रति सहानुभूति, आपको एम्पैथी दिखानी है ना। और क्या करना है, सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज, जीवन में संघर्ष और आशा ना खोने की प्रेरणा। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सब मेहनत कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक, आप पास भी होगे। लेकिन कभी कोई बच्चे पास नहीं होते तो वो बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। कदम कुछ इस तरीके का, अपने आप को ही फिनिश करने की सोचते, तो ऐसा नहीं करना भाई। पूरी साल मेहनत करता है किसान, कुछ उसी तरह जैसा आप तो पूरी साल करते भी नहीं हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, 10-15 दिन पहले आते हो आप सो के उठ के कि हाँ भाई अब पढ़ लूँ, पेपर पास हो जाएगा। तो ऐसे ही किसान पूरे 365 डेज मेहनत करता है। इसके लिए कोई संडे नहीं होता, कोई होली नहीं होती, कोई दिवाली नहीं होती। उसके बाद भी अगर इसकी फसल ना हो, भूखा लाइक बाढ़ आ जाए, बारिश ना हो, XYZ कुछ चीजें हो, तो भाई ये आत्महत्या कर लेता है। लेकिन हल्कू जो यहाँ पर दिखाया गया है कि उसके अंदर फिर भी एक उम्मीद है, जीने की आशा है। ठीक, चलिए ये पूरी कहानी थी, इसमें और कुछ नहीं था। निष्कर्ष, इस PDF को टेलीग्राम पर डलवा देंगे, एक बार आप खुद पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। पूस की रात कहानी हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृति है। ये कहानी अपने आप में यथार्थवादी शैली, प्रभावशील भाषा और सामाजिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, प्रेमचंद जी ने लिखी थी। आप पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखें। 20 नंबर आपको जब मिलेंगे, जब आप चीजों को बनाएंगे, जैसे कि विषय वस्तु और पात्र। तो इस लाइन को तुम बड़ी कर सकते हो। ये कहानी गरीब किसानों के ऊपर लिखी गई है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब। तो बना के लिखो, बना चढ़ा के लिखो। ये मैं तुम्हें की पॉइंट बताता हूँ। पूरी अगर PDF हम लेके आने लग जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा हमेशा हमारा नंबर चलता रहता है क्लास के नीचे कि जो भी आपको चाहिए आप लें, है ना। 20 नंबर में बड़ा चाहिए, ये चाहिए। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं लिख पाते तो कहीं से भी लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पूरा फायदा उठाए। यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरी चीजें एक बारी में ही हम दे दें। तो यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे जाते हैं खाली आपको समझाने के लिए। चलिए, किताब कॉपी आपके पास खुद है, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो। जीने की कला, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करेंगे, यहाँ पर कुछ एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते। झूठन। झूठन बहुत ही फेमस एक आत्मकथा है। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा होती है, जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। ठीक है, आत्मकथा, आत्म स्वयं। ठीक है, जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, किसकी है भाई?
ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन। नाम से ही पता लग गया होगा झूठन। पहले तुम्हें थोड़ी चीजें कनेक्ट करवाता हूँ। झूठन होता है किसी का झूठा खाना। जैसा आपने देखा होगा एक घर में तो ये सब चीज चल जाती है, भाई बहन का झूठा खा सकता है, मम्मी पापा का, मतलब फैमिली में चलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप पड़ोसी का झूठा खा लो, है ना। आजकल तो वैसे दोस्तों का भी चल जाता है, लेकिन अननोन पर्सन का झूठा हम नहीं खाते, तो वही है झूठन। तो क्या है इस पूरी कथा वस्तु में, मैं अपनी भाषा में चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ। एक आत्मकथा है, किसकी है भाई, ये ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश, इनकी की पूरी आत्मकथा है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका पूरा नाम है, ये व्यक्ति हैं, राइटर हैं अपने टाइम के, ठीक है। तो इनकी की पूरी आत्मकथा है। अभी आपको पता लगेगा इसमें है क्या। इस कहानी में ये है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक हरिजन समाज, जैसे आप कहते हो, जैसे हम कहते हैं ना, जाति व्यवस्था आपको पता है भारत में शुरू से ही रही है। तो बचपन से लेके बड़े होने तक इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कहां पर, इस जीवन में, इस दुनिया में, इन्होंने पूरा का पूरा बताया। किसके बारे में, अपने बारे में, कि मेरे साथ ये चीजें हुई, जब मैं स्कूल में था मेरे साथ ये चीजें हुई, जब मैं पढ़ाई के लिए गया मेरे साथ ये चीजें हुई, है ना, हमारे परिवार के साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे घर वालों के। तो पूरी की पूरी स्टोरी इन्होंने बताई है, बहुत ही बेहतरीन, एक बार पढ़ने में ही क्लियर है। आ जाइए, देखो पहला पॉइंट, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित झूठन। झूठन एक आत्मकथा है जो अछूत बालक ओम प्रकाश झूठन के जीवन और अनुभवों का वर्णन करती है। मैंने तुम्हें पूरा पहले ही बता दिया, अछूत, जिसे छुआ ना जा सके, जिसके छूने से सब कुछ चीज अखंडित हो जाए या बेकार हो जाए, ठीक है, इनकी कथा है। ये कहानी 1950 के दशक में भारत के एक दलित समुदाय, दलित आप जानते हो किन लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, स्पेशल टैग नेम, दलित हो गया, हरिजन हो गए, XYZ, काफी सारे वर्ड्स है जिनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बात करें कहानी का सारांश क्या है, कहानी की शुरुआत कहां से होती है, पॉइंट नंबर 1, इतना बेस मैंने आपका बना दिया, अब आप क्लियर कर लेंगे यहां से। जन्म और प्रारंभिक, झूठन का जन्म एक गरीब अछूत परिवार में हुआ। झूठन, हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि, या पूरी की पूरी कहानी, ठीक है, उन्हें बचपन में ही जातिवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैं ये पॉइंट तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आज जो हम शहरों में रह रहे हैं, हमें काफी सारे रिजर्वेशंस मिलने, काफी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आज भी हम गाँव में इन चीजों को देख सकते हैं। गाँव का जो एक खास समुदाय है ऊंचे वर्ग का, वो नीचे लोगों को आज भी नहीं आने देता। आज भी उनके घरों में आने से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। आज भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तविकता में है, लेकिन हम सबको नहीं पता। तो ये पूरी की पूरी आई है। उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है, ये देखिए, स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है। उन्हें अपने परिवार के लिए काम करना पड़ता है। तो 3 चीज आपने जानी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म गरीब अछूत परिवार में हुआ, झूठन तो इसका नाम है कहानी का। उन्होंने बचपन में ही जातिवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया, स्कूल में एडमिशन ही नहीं देता था मास्टर, वो तो गांव के कोई प्रधान वगैरह थे। ये स्टोरी पढ़ी है मैंने, जब बता रहा हूँ, वो सोचना अपनी तरफ से बता रहा हूँ। उनकी सिफारिश लगाई, जैसा आज के टाइम में हम कहते हैं जैक लगा दिया, जब जाके ना एडमिशन मिला। चलिए, शिक्षा के लिए संघर्ष क्या क्या करना पड़ा भाई, इन्हें जानो। आइए, झूठन या ओम प्रकाश वाल्मीकि शिक्षा के लिए बहुत उत्सुक हैं। झूठन उनके लिए यूज किया गया, ये वर्ड बार बार झूठन आ रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा लेना यहाँ पर खुद। झूठन या ओम प्रकाश वाल्मीकि शिक्षा के लिए उत्सुक है। ऐसा नहीं है इनका पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती इनके मम्मी पापा पढ़ाना चाह रहे, पढ़ने का बहुत मन था बचपन से ही, ठीक है। वह छुपकर स्कूल जाते थे और शिक्षक से पढ़ाई करते थे, छुप छुप के स्कूल जाते थे। भाई 100 में से एक इंसान तो अच्छा होता है, एक टीचर थे जो उन्हें पढ़ा देते थे, ठीक है। आइए, वह कई कठिनाइयों का सामना करते लेकिन हार नहीं मानते। ऐसा नहीं है 1-2 बार किसी ने बेइज्जती कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया, मार दिया तो सब चीज छोड़ दी, नहीं, है ना। हार नहीं मानी कभी भी, चीजों को एक्सेप्ट किया, बुरा हुआ तो होने दो, लेकिन एजुकेशन को उन्होंने जाना, समझा और पढ़ा। जब तो पूरी की पूरी आज आत्मकथा हम सब पढ़ रहे हैं इनकी, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पर भी जन्म आपने जान लिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म गरीब अछूत परिवार में हुआ। बचपन से ही भेदभाव और जातिवाद का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने के लिए इन्हें परमिशन नहीं मिली, मना कर दिया गया था। उसके बाद शिक्षा के लिए काफी सारा संघर्ष करा, पढ़ने का बहुत मन था, कहीं भी ना एडमिशन नहीं मिलता था, इनकी जाति वगैरह पूछ के इनको मना कर दिया जाता था। बहुत जान पहचान के बाद, सिफारिश के बाद इनको एडमिशन मिला, लेकिन यहाँ पर नहीं, इनकी पूरी स्टोरी में है, ठीक है। एक टीचर थे जिन्होंने इनको समझाया, पढ़ाया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न। झूठन या ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज में अपनी जाति के कारण अनेक अपमानों का सामना करना पड़ा। मैंने तुम्हें बताया है, ये अपमान कोई एक जगह नहीं था, बचपन में, जवानी में, हालांकि एंड तक भी ना काफी सारी चीजें, ठीक है। उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया। सार्वजनिक स्थान वो स्थान होता है जहां पर हर व्यक्ति जा सकता है। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, है ना, जिसे ना छुए, जिसके छूने से चीजें वो हो जाए बेकार। वे अक्सर हिंसा और उत्पीड़न के शिकार होते थे। हिंसा बोले तो दोस्तों, इनको कभी कभार कोई उच्च या तबका मार पीट भी देता था, हिंसा ही होती है, ठीक है।
परिवार और रिश्ते, अब ये थोड़ी अच्छी। झूठन अपने परिवार के प्रति समर्पित है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी फैमिली, वे अपने माता पिता और भाई बहनों को प्यार और समर्थन करते हैं। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। वे अपनी प्रेमिका सुकड़ी से भी प्यार करते हैं। सुकड़ी, सकुड़ी होगा दोस्तों, यहाँ पर सुकड़ी लिखा है, हालांकि ये सकुड़ी है, ठीक है। ये वाला आप कर लेता हूँ, आई थिंक चेक करवाता हूँ अभी सर से मैं, सकुड़ी है, अभी चेक करा के अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आइए, तो ये सुकड़ी से भी प्यार करते हैं, लेकिन जातिवाद, इन्हें थोड़ा, अब ये पढ़ लिख लिए, थोड़े ठीक ठाक भी हो गए, शहर आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या स्टोरी होती है। जहाँ पर ये किराए पे कमरा लेते हैं ना, वहाँ पर ये लड़की रहती है, इन्हें दिखती है ना, इन्हें बात करती है इनसे, तो थोड़ा वन साइड लव हो जाता है। लेकिन बाद में जब ये शादी वादी के लिए बोलती है इनको पिता को भेजने के लिए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं ऐसे ऐसे हरिजन फैमिली से आता हूँ मैं। उसके बाद वहीं पर इनकी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। जागरूकता और आत्मनिर्भरता, आपको क्या सीख मिलती है भाई इससे? जागरूकता, धीरे धीरे जो है झूठन जाति व्यवस्था की बुराइयों के बारे में जागरूक हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि। वह दलित अधिकारों के लिए लड़ने लगे, वह शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक लेखक बन जाते हैं, ठीक है। संघर्ष और विजय, झूठन को अपने जीवन में कई संघर्ष, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हें गरीबी, भूख, बीमारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मशक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वो जितनी भी चीजें होती हैं उनके साथ, जितनी भी बुराइयां होती हैं इनके साथ, सबको खात्मा करते हैं। इनके एक इंसिडेंट और बताता हूँ। जो आज शादी पार्टी आप खाते हो ना, शादी पार्टी में हम खाना खाते हैं, जो खाना वेस्ट हो जाता है उसे फेंक देते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिवार उस खाने को लेकर आता था खाने के लिए। ये इसमें नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखी है पूरी, ठीक है। अब आप सोच लो कितना बुरा जीवन इनका रहा होगा। प्रेरणादायक संदेश आपको क्या मिलता है कि भाई पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, तो जो भी हमें सिखाया जा रहा है आसपास जो गंदी चीजें फैली हुई है, खाली डिग्री लेना ही आपका पर्पस नहीं है। आप कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना, हम सबके अंदर एक ही खून है ना। वो बात अलग है, आप 4 तरीके के तर्क दोगे, मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपकी कास्ट का हूँ? लेकिन आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं गुरु से ऊंचा किसी का स्थान नहीं होता, वो मानो या मत मानो। तो अगर इतनी ही पावर हमारी, जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ जिस भी समुदाय से है, आजकल तो आपको पता है रिश्तेदार से किलसता है, तो आपको कभी भी ऐसे काम नहीं करने जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। और कुछ नहीं है, इससे तुम्हें यही संदेश देना है और कुछ नहीं करना। डायरी लेखन, डायरी लेखन क्या है दोस्तों? डायरी लेखन एक विधा है। विधा मतलब हिंदी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, हिंदी के अंदर जैसे कहानी लिखी जाती है, कविताएं लिखी जाती हैं, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां हिंदी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो डायरी लेखन भी उसमें से एक है। क्या होती है? एक ऐसी विधा है जो व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक माध्यम प्रदान करती है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे वो यार शाहरुख खान की एक मूवी है, हाँ यही प्यार है, जिसमें वो एक किताब लिखता है, वो डायरी लेखन वो होता है जिसमें डेली रूटीन नहीं लिखते कुछ लोग, आज मैंने ये करा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे को लड़का बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे नंबर लें, XYZ जो डेली रूटीन लिखते हैं उसे करते हैं डायरी लेखन की विधा, और कुछ नहीं है। ये आत्मचिंतन और आत्म खोज, रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक शानदार तरीका है। डायरी क्या ही रूपों में लिखी जाती है। तुम में से बहुत से लोग शायद लिखते हो, मैक्सिमम जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है गर्ल्स ज्यादा लिखती हैं बॉयज की तुलना में, ठीक है, उनकी पक्का। दैनिक प्रविष्टियां, ये सबसे आम प्रकार की डायरी है जिसमें प्रतिदिन और नियमित अंतराल अनुभवों को लिखा जाता है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत, मतलब आप कहीं घूमने गए उसके उसमें भी लिखते हैं, भाई मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने ये चीज अलग देखी, यहाँ पर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, XYZ, तुम कुछ भी लग सकते हो, यहाँ पर कोई फिक्स चीज नहीं है। स्मृतियां, ये क्या होती है? एक तरह से मेमोरीज का काम करती है। आज से पहले की बात करूं, कुछ साल पहले तो दोस्तों ये फोन वगैरह थोड़ी थे, आज तो आप पे हर जगह की फोटोज होती हैं, लेकिन पहले मेमोरी के तौर पर डायरीज वगैरह ही लिखी जाती थी, है ना। आपको यकीन नहीं होगा, आपके काफी सारे चैप्टर्स जो NCERT में छपे हुए हैं, जैसे भारत की खोज एक किताब है, आपने देखी हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कुछ चिट्ठियां थी जो इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखी थी, बेटी और बाप और बेटी थे ना, तो उनकी चीजें भी वहां पर लिखी गई हैं। तो डायरी मतलब ऐसी चीज होती थी। आत्मकथा, पूरे जीवन का वर्ण, विचार पुस्तिका, विचारों, योजनाओं, रचनात्मकता, प्रेरणाओं को लिखने का एक तरीका, कुछ नहीं होता डायरी लेखन। एक डायरी या एक कॉपी होती है जिसमें आप डेली रूटीन लिखते हो। वो रूटीन किस काम का, किस फायदे का? तो पहला, आपको डेली चीजें मिलती है, आप क्या क्या करते हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। यात्रा वृत्तांत, डायरी खाली डेली चीजों की नहीं लिखी जाती, स्कूल गया, खाना खाया, सो गया, उससे बात करी 2 घंटे, बहुत आप किसी टूर वगैरह पे जा रहे हो वहां भी लिखी जाती है। स्मृतियां, आपकी मेमोरीज बनती है ना, याद कभी, हालांकि याद तो किसी और की आती है, हमें वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी और को करना है,
ठीक है। आत्मकथा तो अपने बारे में लिखी जाती है, ऐसा नहीं है कि पड़ोसन के बारे में लिखी जाती है, पड़ोसी के बारे में लिखी जाती है, अपने प्यार के बारे में लिखी जाती है। विचार पुस्तिका, आप थोड़ा विचार करते हो कि इन दिनों मेरा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है, होना तो यहाँ चाहिए कॉलेज में, लेकिन मेरा दिमाग कहीं वहीं घूम रहा है साथ में, है ना। तो ऐसी चीजें थोड़ा थोड़ा अपने बारे में पता लगता है डायरी। आइए डायरी कैसे लिखें भाई, अब तुम्हारे मन में आएगा, अब तो मैं भी लिख के दिखा दूंगी। एक डायरी चुने, सबसे पहले दुकान पे जाएं, कुछ भी लाएं, डायरी लें, नोटबुक लें, डिजिटल ऐप लें, आजकल तो ये चल गया है, पहले नहीं था। नियमित रूप से लिखें, ऐसा नहीं है इग्नू के पेपर की तरह 10 दिन में ही पूरे महीने की डायरी लिख दी, डेली लिखी जाती है क्या क्या आपके साथ हुआ, ठीक है। ईमानदार रहें, झूठ मूठ की तारीफ नहीं, आज मैंने, जैसे कोई लड़का हुआ, आज मैंने 4 लड़कों का अकेले ही लपेट दिया, उन्हें धूल चटा दी, चारों तरफ वाह वाह होने लगी, फेक चीज नहीं लिखनी। विवरण में लिखें, ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट्स में आपने लिख दिया एक लाइन में A to Z, उसका मतलब ही नहीं पता यार, तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग होते नहीं अपनी राइटिंग को ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसी चीज नहीं लिखनी, थोड़ा बड़ा करके लिखना है। रचनात्मक बने, क्रिएटिविटी दिखानी है, गोपनीय रखें, ऐसा नहीं है आपकी डायरी बन गई तो आप फोटो खींचा पेज का स्टेटस लगा रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे, पर्सनल होती हो, गोपनीय। डायरी लेखन एक सार्थक और पुरस्कृत अनुभव है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर एक लाइन में खत्म है, तुम 2 से 3 लाइन यहाँ बना सकते हो, 2 से 3 लाइन यहाँ बना सकते हो, 2 से 3 यहाँ बना सकते हो। इस तरीके से पेपर लिखा जाता है। हमारा मोटिव है खाली आपको समझाएं कि स्टेप्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है। अगर पेपर में तुम 5 या 6 भी लिख देते हो तो भी तुम आराम से इसमें नंबर लेके आ सकते हो, ये है और कुछ नहीं है डायरी लेखन, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें डायरी लेखन के लाभ, भाई क्या क्या फायदे होते हैं, इससे क्यों लिखूं मैं, है वैसे ही मैसेज में उसको इतने सारे मैसेज कर देता हूँ, वो ही रिप्लाई नहीं करता या करती है, डायरी और लिखवा लो सर तुम, है ना भाई। उसको मैसेज जो करे वो काम के नहीं है, वो तो है किसी दिन X है तो Y हो जाएगा, या Y है तो Z हो जाएगा, ये काम आएगा। चलिए आत्म अभिव्यक्ति, अपने बारे में जानते हो, आत्मचिंतन, अपने बारे में सोचते हो, समस्या समाधान होता है, मेमोरी आपकी अच्छी बनती है, क्रिएटिविटी आती है, मेंटली आप फिट रहते हो। लेकिन छोटी छोटी बात पे मैं तो आज जा रहा हूँ RIP लिखवा लूंगा अपने नाम के आगे, मैं तो आज लटक रहा हूँ लटक रही हूँ। तो आजकल बच्चों में सहन शक्ति खत्म हो रही है, हमारे अंदर खुद हो रही है। चलो मोहन राकेश, इसके ऊपर पहले भी आप लोगों ने कुछ कमेंट्स करी थी, जैसे ये टॉपिक शायद मैंने पढ़ाया था, XYZ हमारे द्वारा पढ़ाया गया था, तो इसमें कुछ गलती हो गई थी। एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा था कि मोहन राकेश सर ये आपने गलत पढ़ाया। तो मोहन राकेश जो है बहुत बड़ा सवाल एकांकी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि कभी कभार आपको पता है हम काफ़ी सारे कोड्स पढ़ाते हैं, तो कोई हम आइंस्टाइन नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, तो कृपया उल्टा सीधा ना लिख के आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कि सर इस गलती को सुधारें, भाई तू क्या पढ़ा रहा है, तुझे तो आता ही नहीं है, ठीक है। वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा बड़े, लेकिन आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं, जो आपको इतनी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। आइए क्या है बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश के एकांकी, इसको भी मैं तुम्हें समझा सकता हूँ क्या है ये। एकांकी जो है बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश जो है एकांकी के लिए जाने जाते हैं। एकांकी होता क्या है सर, आपने कहानी पढ़ी होगी, कविता पढ़ी होगी, कहानी बहुत बड़ी होती है, एकांकी थोड़ी सी उससे छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर गिने चुने लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 या 5 लोग, 5 से 6 लोग, इतने लोगों के बीच में ही बातचीत चलती रहती है, इसे एकांकी कहते हैं। अभी और समझाऊंगा क्या होता है, आ जाइए। जैसे कि मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी बहुत बड़ा सवाल, 20वीं शताब्दी, कितनी पुरानी, 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण रचना है। यह एक व्यंग्यात्मक कृति है जो 1970 के दशक में भारतीय समाज की खोखली बात, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसकी खोखली बातें, ढोंग और पाखंडता को दिखाती है। अब देखो इन्होंने भी बुराई करी है, अब तुम हम कुछ कहते तो तुम गुस्सा हो जाते हो। मोहन राकेश ने भारत को क्या कहा है, भारतीय समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखावा है, शो अप हैं, बस बेकार की हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीजें इनको दिखी थी, क्या थी, कहानी का क्या सार है। एकांकी में लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी है, इस कहानी में एक लो ग्रेड वेलफेयर नाम की वर्कर सोसाइटी है की बैठक का चित्रण है। अब आगे पूरी की पूरी बात समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, जैसे वर्कर्स वगैरह की होती है ना, आप भी किसी ऑफिस में होंगे या भाई किसी ना किसी फैक्ट्री होंगे, तो कभी कभार मीटिंग चलती है, कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो बोलो सर हमें थोड़ा ना मिलाएंगे, हम तो मजदूर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ गिने चुने लोग वहां पर बैठते हैं, ऐसा नहीं पूरी की पूरी फैक्ट्री बैठ गई। तो यहाँ पर क्या है, लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की बैठक चल रही है। बैठक का चित्रण किया गया है। बैठक में समाज विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जिसमें नेता, कार्यकर्ता, शिक्षक, वकील और पत्रकार शामिल है। तो इसमें मैंने कहा था ना गिने चुने लोग होते हैं एकांकी में। आ जाइए, किस लिए बैठे, कोई ना कोई रीजन होगा। बैठक का उद्देश्य समाज के गरीब
वंचित वर्गों का कल्याण के लिए योजना बनाना। भाई ये प्लान बना रहे किस लिए, जो गरीब है उनको कैसे नॉर्मल लाया जाए, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही उन्हें कैसे सुविधाएं दें, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह की इनकी प्लानिंग चल रही है। आइए पॉइंट नंबर 3, लेकिन बैठक धीरे धीरे व्यर्थ बहस में बदल गई। बैठक हुई तो इसलिए थी गरीबों को कैसे उनका अधिकार दिलवाए, सैलरी वगैरह कैसे इंक्रीज करें। होता नहीं है जैसे आजकल हमारे साथ भी होता है, हम बात तो कुछ और कर रहे होते हैं, पहुंच कहीं और जाते। तो ऐसा ही इन बैठक के लोगों के साथ हुआ। आइए क्या बात हुई, धीरे धीरे बैठक व्यर्थ होगी, राजनीतिक बयानबाजी और व्यक्तिगत आरोपों में बदल जाती है। भाई वही टीचर नेता पे आरोप लगा रहे, नेता प्रशासन पे आरोप लगा रहा है, प्रशासन नेता पे आरोप लगा रहा है, ऐसे करके एक दूसरे से उलझ जाते हैं। लेकिन जो मेन मोटिव था इनका गरीबों के बारे में योजनाएं बनाना, कल्याण लाना, उससे भटक के अपना गुत्थिम गुत्था तो नहीं होती, बस हो जाती है। सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। जैसे नेता हमेशा काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, सोता भी नहीं हूँ, टीचर्स सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। तो XYZ अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, डींगे मारते हैं कि तेरी गलती है, तेरी गलती है। जैसे हमारी पार्टियां करती हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो अलग करती है, जो बेचारी हार गई है वो अलग करती है। आइए व्यंग और सामाजिक टिप्पण, राकेश जी ने इस एकांकी में समाज के विभिन्न पहलुओं को तीखा व्यंग किया। मतलब व्यंग वो होता है जिसमें बेइज्जती भी कर दो, सामने वाले को बुरा भी ना लगे। वे नेताओं की लालच, शिक्षकों की पाखंड और वकीलों की चालाकी और पत्रकारों के पूर्वाग्रह को उजागर करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे समाज में तथाकथित कुलीन वर्ग, जो ऊंचे लोग होते हैं, केवल अपनी ही स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जबकि गरीब और वंचित समस्याओं के प्रति उदासीन है। अब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, जिसको अब भी समझ में नहीं आया उसके लिए लास्ट ही होगा। क्या है मोहन राकेश? कौन है मोहन राकेश? एकांकी हिंदी की एक विधा होती है, उसे लिखने के लिए जाने जाते हैं। जैसे हिंदी में आपने कहानी पढ़ी होगी, कविता पढ़ी होगी, मुहावरे पढ़े होंगे, लोकोक्तियां देखी होंगी, XYZ बहुत सारी चीजें होती। तो एकांकी की उनमें से एक है। एकांकी का नाम क्या है? बहुत बड़ा सवाल। एकांकी होता क्या है सर? ये कहानी की तरह होता है, थोड़ा सा छोटा मान लो। इसमें गिने चुने कैरेक्टर होते हैं, 5 से 6, 6 से 7, ऐसा नहीं है 500 600 आगे, 5 से 6 उन्हीं की बातें चलती रहती हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा, जैसे शिक्षक, टीचर, उसकी लाइन आ गई, टीचर ने कहा, फिर आ गया एडवोकेट, वकील, वकील ने कहा, ऐसे ऐसे लाइन चलती रहती है। इसमें एकांकी पढ़ोगे जब पता लगेगा। आइए तो एक किस बारे में चल रही है पूरी की पूरी स्टोरी, पॉइंट, कहानी का सार क्या है? ये लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर नाम की एक ग्रुप है, एक सोसाइटी बना रखी है। किस नाम की? लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। उनकी बैठक है, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग किस बारे में चल रही है कि समाज के जो गरीब लोग हैं उनको लेवल में लाया जा सके और उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं ला सके। इस बात के ऊपर बैठक इन्होंने चालू करी। लेकिन बैठक देखो, ये लाइन अभी यहीं पे लिखी है सारी। बैठक चालू तो करी थी उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे ये लोग आपस में ही एक दूसरे की बेइज्जती करने लगे कि भाई तुम ही ढंग से काम नहीं करते, कि तुम ही ढंग से काम नहीं करते। एक दूसरे पे गुत्थिम गुत्था, हाँ बस घूं से चलने की देर थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलने लगे। मीटिंग चलनी किसी और बात पे थी, मीटिंग चल तो गरीबों के ऊपर ही थी, लेकिन एक दूसरे की बुराइयों में पूरा का पूरा माहौल बदल गया। आइए ठीक है, सदस्य एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अब मोहन राकेश ने इसका सार बताया कि भाई ये जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये इतने स्वार्थी होते हैं, बस अपने फायदे की बात करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? मोहन राकेश। उन्होंने टीचर्स की भी बुराई की है, हमारी पत्रकारों की भी बुराई की है, भाई अपने आप को भी लिया। ऐसी बात नहीं है, देखो इस बात से अच्छा भी कहूंगा, ऐसा नहीं है, देखो पत्रकारों राइटर्स को भी लिया है, वकीलों को भी लिया है। इन्हें बोला अपनी चालाकी, अपनी मक्कारी, ये अपना ही पेट भरते हैं, इनके बारे में नहीं सोचते। तो पूरा का पूरा ये था मोहन राकेश ने ये जो लिखा था। बाकी आप यूट्यूब पे देख लेना क्या है एकांकी। बहुत बड़ा सवाल, आपको कोई भी यूट्यूबर अच्छे से समझा देगा, पेपर में लिखना है। बहुत बड़ा सवाल, आज भी प्रासंगिक है, आज भी फेमस है। क्यों? क्योंकि आजकल भी लोग ऐसे ही करते हैं। स्कीम्स आती है, योजनाएं आती हैं, प्लान्स आते हैं, क्या कभी उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको मिलने चाहिए? मैं मानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मैं किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया, मुझे पता लग रहा है मेरे पास 5 घर हैं, 5 गाड़ी हैं, क्या मैं हूँ लेने लायक? तो आप बोलोगे नहीं सर। और जो बेचारा भूखा मर रहा है, जिसके पास घर भी नहीं है, उसको नहीं मिल रहा। तो यही है चीजें, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जिसके गाड़ी बंगले मकान है, उसे फायदा मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है। तो आज भी ये चीज हो रही है। ये समाज में मौजूद खोखली बात क्या होगी? ढोंग क्या हो गया? पाखंड क्या हो गया? बड़े बड़े भाषण, सब बड़े वो रोएंगे, सब वो होंगे, ये होगा वो होगा। ये हमें प्रेरित करता है हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन वो हम कभी नहीं समझेंगे। इंडियंस 2 चीज तो कभी नहीं समझते, एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो पूरा देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो उसमें मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए, बाकी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। जैसे कि
जीने की कला के बारे में पूरा बताया, क्या है ये, एक किसान जीवन के बारे में पूरी की पूरी कथा, एक इसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं, आई थिंक 1 मिनट दोस्तों, ये जीने की कला, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको ये बताया झूठन एक आत्मकथा बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया डायरी लेखन कैसे होता है। फिर मैंने आपको बताया मोहन राकेश बहुत बड़ा सवाल एकांकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप भी करवाया, पूस की रात, जीने की कला मैंने स्किप करवाया, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगी, 3 से 4 क्वेश्चन बताए, ढंग से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।